हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, जैसे कि आज संडे है और संडे को हमारा 3 मार्कर क्लास रहता है और आज की जो 3 मार्कर क्लास है वो थोड़ी सी लंबी चलेगी क्योंकि मैं ज़्यादा 3 मार्कर आपको कराने वाली हूँ क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है मेंस का बहुत जल्दी ही हो सकता है। पुलिस का नोटिफिकेशन आ चुका है और हो सकता है विद इन 1 मंथ आपको ये भी जानकारी मिल जाए कि आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम कब होगा। जैसे कि उन्होंने पुलिस का बता दिया है कि एग्ज़ाम कब होगा, भले ही अभी फॉर्म फिल होना स्टार्ट नहीं हुआ है, ऐसे ही वो आपका एमपीपीएससी प्रीलिम्स का भी बता देंगे और मेंस का भी बता देंगे। मेंस जहाँ तक संभावना है जनवरी में या दिसंबर लास्ट तक हो सकता है, आपको बहुत कम समय मिलेगा। अगर नवंबर में फर्स्ट वीक में आ जाता है रिज़ल्ट तो, लेकिन अगर नहीं आता है तो जनवरी समझिए, जनवरी में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा और फरवरी में आपका प्रीलिम्स होगा। तो आपको दोनों को ही लेके चलना है। जो लोग इस बार मेंस भी दे रहे हैं, प्रीलिम्स भी दे रहे हैं, तो आप लोग अपनी तैयारी को बहुत अभी ये सोचिए कि आपके पास समय है, बस आपको पढ़ाई ही करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप अनअकैडमी पे ज्वाइन होना चाहते हैं, अनअकैडमी पे लाइव क्लास अटेंड करना चाहते हैं, तो वहाँ पे टॉप एजुकेटर से पढ़िए। आप मेरा रेफरल कोड आकांक्षा जीके भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपको वहाँ पे जो कोर्स है उनका 10% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। इसकी पूरी बेहतर जानकारी कि कब कहाँ पे कौन सी डेट पे कौन सा कोर्स है हम वीडियो के लास्ट में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो क्वेश्चन है 3 मार्कर जो हमारा मेंस का टेस्ट हुआ था, जो मेरे चैनल पे एक टेस्ट सीरीज़ चल रही है, तो आप भी अगर टेस्ट सीरीज़ में ज्वाइन होना चाहते हो, हिस्ट्री का पेपर हो चुके हैं। हिस्ट्री का आज शाम को 7:30 बजे से आधुनिक इतिहास का टेस्ट है और इसके बाद मध्य प्रदेश का है, देन फ्लैट टेस्ट है, देन हम ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। अगर आप टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, टेस्ट देना चाहते हैं, अपनी प्रैक्टिस करना चाहते हो, देखना चाहते हैं कि आप कितना क्या लिख पा रहे हैं, तो आपको टेस्ट पेपर दिया जाएगा, एक टाइम दिया जाएगा, उसके बाद आपको टेस्ट आंसर शीट दी जाएगी, टॉप 10 जो रहेंगे वो दिए जाएंगे, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। पहला है खजुराहो। अगर 3 नंबर में लिखना है तो कोशिश कीजिए कि आप 3 पॉइंट में ही लिखें। जो मेरे नोट्स हैं मेंस के, अगर आप लेना चाहते तो ले सकते हैं। वहाँ पे आपको 3 नंबर, 6 नंबर, 15 नंबर, इसी तरह नए सिलेबस के अनुसार 3, 5 और 11 नंबर के क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो अगर आप न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग या पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स लेना चाहते हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, तो ले सकते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से प्रश्नोत्तर श्रृंखला में नोट्स तैयार किए गए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये 3 नंबर वाली बहुत सारे लोगों की डिमांड है कि उन्हें केवल 3 नंबर चाहिए है, तो हम बहुत जल्दी 12 फाइल लॉन्च करने जा रहे हैं केवल 3 मार्कर की। उसमें हर सब्जेक्ट के 300 प्लस क्वेश्चन अलग अलग रहेंगे, जिसकी 12 फाइल रहेंगी जो टॉपिक वाइज 3 नंबर के रहेंगे। बहुत जल्दी ही आपको वो उपलब्ध होगी, जिसकी केवल हार्ड कॉपी ही उपलब्ध होगी। पहला है खजुराहो। तो खजुराहो के बारे में 3 पॉइंट क्या लिखेंगे कि ये चंदेलों की राजधानी है, विश्व विरासत स्थल में इसको शामिल किया गया है और ये वर्तमान में छतरपुर में है। तो खजुराहो के 3 पॉइंट कौन से? चंदेलों की राजधानी, विश्व विरासत स्थल में शामिल है, वर्तमान में छतरपुर में है। नेक्स्ट है बेसर शैली। तो बेसर शैली मंदिर स्थापत्य की एक शैली है, दक्षिणावर्त मतलब दक्षिण की साइड में पाई जाती है बेसर शैली। नागर और द्रविड़ शैलियों का, नागर जो कि उत्तर भारत के मंदिरों में पाई जाती है, द्रविड़ जो कि दक्षिण भारत के मंदिरों में पाई जाती है, और दोनों की शैलियों का मिश्रण क्या कहलाता है? बेसर शैली कहलाता है। नेक्स्ट है आपका भरूच स्तूप। भरूच स्तूप मध्य प्रदेश के सतना जिले में है। खोज किसने की थी? खोज कनिंगम ने की थी। इसका निर्माण किसने किया था? निर्माण किया था इसका पुष्यमित्र शुंग ने। तो भरूच स्तूप कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के सतना जिले में। खोज किसने की थी? खोज कनिंगम ने की थी। निर्माण किसने कराया था? निर्माण कराया था पुष्यमित्र शुंग ने। नेक्स्ट है उत्तर मेरुर अभिलेख। उत्तर मेरुर अभिलेख क्या है? तो तमिलनाडु के उत्तर मेरुर स्थल से तमिलनाडु में एक उत्तर मेरुर नाम की जगह है, वहाँ से ये अभिलेख प्राप्त हुआ है, इसलिए इसको उत्तर मेरुर अभिलेख बोलते हैं। ये चोलकालीन अभिलेख है, मतलब चोल राजाओं के बारे में यहाँ पे जानकारी है। चोल शासक परांतक प्रथम द्वारा इसको लिखा गया, जारी किया गया था, है ना। तो ये उत्तर मेरुर अभिलेख के बारे में हमने लिखा। नेक्स्ट है नटराज की मूर्ति। नटराज की मूर्ति चोल काल में बनी मूर्ति है। नटराज की मूर्ति कब बनी? चोल काल में बनी। शिव की नर्तक करती मूर्ति है, शिव इसमें नृत्य कर रहे हैं, तांडव नृत्य है इनका, और ये चतुर्भुजाकार मूर्ति है, मतलब 4 भुजा वाली मूर्ति है। तो नटराज की मूर्ति में हमने 3 पॉइंट लिख दी। सब में हमको ऐसे ही 3-3 पॉइंट लिखना है।
ताकि हाँ एग्ज़ाम वाले, क्योंकि हमको मोस्टली इनके बारे में जो भी चीज़ें पता हो कि जो भी टॉपिक आ रहा हो, जो भी आपका टाइटल हो, उसके बारे में जो भी पता आप 3 पॉइंट में लिख दीजिए। कल्हण भारत के प्रथम वैज्ञानिक इतिहासकार हैं और 12वीं सदी के ये कश्मीरी कवि हैं और राजतरंगिणी नामक इन्होंने ग्रंथ लिखा। नेक्स्ट है आपका कल्हण। कल्हण कौन है? तो ये कल्हण भारत के प्रथम वैज्ञानिक इतिहासकार है। प्रथम वैज्ञानिक इतिहासकार कौन है? कल्हण हैं। 12वीं सदी के ये कश्मीरी कवि हैं और इनका अगर कोई ऐसा टाइटल हो कि जिन्होंने कोई ग्रंथ लिखा हो, कोई रचना लिखी हो, कोई फेमस पुस्तक लिखी हो, तो वो ज़रूर उस पॉइंट में मेंशन किया कीजिए। तो उससे क्या है कि पूरे के पूरे मार्क्स मिलने की संभावना होती है। और एग्ज़ाम में 3 नंबर और 15 नंबर है और आपका जो नया सिलेबस है उसमें 3 नंबर और जो 11 नंबर है, यही आपको मार्क्स दिलाने में हेल्प करेंगे। जैसे कि आप टेस्ट देते हैं, अभी मेंस का टेस्ट देते हैं आप, मैं आपको टेस्ट देती हूँ, उसके बाद आप मुझे टेस्ट आंसर प्रोवाइड कराते हैं। तो आप देखते हैं कि जब आप पूरा 15 नंबर वाला आंसर लिख देते हैं तो आपको मार्क्स ज़्यादा में, भले ही आपने 6 नंबर के कम लिखे हो, लेकिन अगर आपने 15 नंबर के तीनों आंसर किए हैं तो आपको मार्क्स मिलेंगे ही, क्योंकि आपने लिखा है तो आपको वहाँ पे 9, 10, 11 मार्क्स मिलते ही है। तो आपको, और 3 नंबर वाले में आपको लिखा है तो आपको 45 नंबर में से 45 ही मिलेंगे, क्योंकि अगर आपने सही लिखा है तो ना कटने की संभावना कम होती है। 6 नंबर वाले में वो 3 या 4 ही नंबर मिलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बहुत अच्छे पे 5 मिलते हैं, बस बहुत कम होता है ऐसा कि 5 मिलेंगे। नेक्स्ट है चालुक्य वंश। तो गुजरात अहिलवाड़ का राजपूत राज्य है ये। इसकी स्थापना मूलराज प्रथम ने की थी। 942 ईस्वी से 995 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। तो इस चालुक्य वंश की स्थापना गुजरात अहिलवाड़ के राजपूत राज्य ने, स्थापना मूलराज प्रथम ने 942 ईस्वी से 995 ईस्वी तक इनका शासन रहा था। नेक्स्ट है आपका अलवरुणी। तो पुराणों का अध्ययन करने वाला ये प्रथम मुसलमान था। अलवरुणी कौन था? पुराणों का अध्ययन करने वाला ये प्रथम मुसलमान था। महमूद गजनबी की सेना के साथ ये भारत आया था। किताबुल हिंद की इसने रचना की थी। तो पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान महमूद गजनबी की सेना के साथ भारत आया। किताबुल हिंद की इसने रचना की। नेक्स्ट है तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध। तो तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा था? 1191 ईस्वी में लड़ा था। पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गौरी के बीच ये लड़ा गया था। इसमें क्या हुआ था? पृथ्वीराज की चौहान की विजय हुई थी। अब द्वितीय युद्ध कब हुआ? द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था। ये भी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, लेकिन इसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी और यहीं से ही मुस्लिम शासन की जो है आरंभ हमारे भारत में हो गया था। इन्होंने ही अपने गुलाम जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे उनको बनाया, क्योंकि इनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, तो उन्होंने गुलाम वंश की स्थापना की। नेक्स्ट है चचनामा। चचनामा ये लास्ट ईयर एग्ज़ाम में आ चुके हैं। तो अली अहमद द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ था चचनामा। चच राजवंश का इसमें इतिहास मिलता है चचनामा में, और सिंध पर अरब आक्रमण की यहाँ से जानकारी मिलती है। तो अली अहमद द्वारा लिखा ग्रंथ चच राजवंश का यहाँ पे इतिहास मिलता है, सिंध पर अरब आक्रमण की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है आपका अटाला मस्जिद। फ्रेंड्स, मैं ये 3 नंबर की जो श्रृंखला ला रही हूँ आपको, 12 फाइल जो ला रही हूँ 3 नंबर वाली, बहुत ही कम रेट में रखूँगी मैं, मतलब 1000 से 1200-1300 तक की रेंज में जितना पेज उसमें हो जाएगा, जो भी चार्ज है उसका कॉपी का लगेगा और जो कुरियर चार्ज रहेगा वही मैं आपसे लूँगी, ताकि आपको एक सही रेट में पूरे 3 मार्कर जितने भी बन सकते हैं वो आपके पास पहुँच जाए। नेक्स्ट है अटाला मस्जिद। अटाला मस्जिद जौनपुर ज़िले में है। इसके निर्माण करता है इब्राहिम शाह सरकी। तो अटाला मस्जिद कहाँ है? जौनपुर ज़िले में है। निर्माण करता है इब्राहिम शाह सरकी और ये इस्लामिक स्थापत्य का सुंदर नमूना है। अटाला मस्जिद क्या है? इस्लामिक स्थापत्य का सुंदर नमूना है। नेक्स्ट है मंडी। मंडी का नाम बहुत सरल है, मंडी का नाम आपने सुना होगा। ये बाजार की मंडी है, जो बाजार नियंत्रण प्रणाली जो कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लाई गई। तो मंडी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा स्थापित है। ये गल्ला बाजार है, इसमें अनाजों का दाम निश्चित होता है। जिस तरह से खाद्य जो आज की जो होता है PDS जो है खाद्य वितरण प्रणाली होती है, तो उस प्रकार से ये मंडी होती है। नेक्स्ट है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका हैं। 1236 से इन्होंने 1240 तक शासन किया और ये इल्तुतमिश की पुत्री हैं। ये कंपनियों के मैसेज आते हैं।
तो ये इल्तुतमिश की पुत्री है। तो रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका हैं। 1236 से 1240 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया और इल्तुतमिश की ये पुत्री हैं। नेक्स्ट है उलेमा। उलेमा क्या है? तो उलेमा इस्लाम धर्म के एक ज्ञाता हैं। धार्मिक कानूनी अध्यापन संबंधी ये जिम्मेदारी निभाते थे। तो उलेमा क्या है? इस्लाम धर्म के ज्ञाता हैं, धार्मिक कानूनी अध्यापन संबंधी जिम्मेदारी निभाते थे। फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल उलेमा के लिए स्वर्ण काल था। फिरोज शाह तुगलक का जो शासनकाल था वो उलेमा के लिए क्या था? स्वर्ण काल था। नेक्स्ट है रक्त व लोहे की नीति। रक्त व लोहे की नीति किसके द्वारा आई थी? रक्त व लोहे की नीति बलबन द्वारा प्रतिपादित थी। किसके द्वारा थी? बलबन द्वारा आई थी। विद्रोही की हत्या कर उसके परिवार को गुलाम बना दिया था। विद्रोही की हत्या कर उसके परिवार को क्या किया था? गुलाम बना दिया। इसमें क्या होता था कि विद्रोही की हत्या करके उनका जो परिवार होता था उसको गुलाम बना लिया जाता था। नेक्स्ट है मलिक काफूर। मलिक काफूर के बारे में क्या लिखेंगे? अलाउद्दीन खिलजी का एक अनौपचारिक दास था। औपचारिक वाला नहीं था, अनौपचारिक था, मतलब दिल से जुड़ा हुआ था। आपने पिक्चर देखी होगी अगर तो उसमें पद्मावत में तो आपको ये दिखे होंगे मलिक काफूर किस तरह से, मतलब इनका जो किस तरह से इनकी पर्सनैलिटी थी। ताजुद्दीन इज अल्दुआ उपनाम इनका था। ताजुद्दीन इज अल्दुआ इनका उपनाम था। गुजरात आक्रमण में इन्होंने खिलजी द्वारा ये इसको लाया गया था। दक्षिण विजय में इन्होंने खिलजी की बहुत ज़्यादा मदद की थी। नेक्स्ट है मोइनुद्दीन चिश्ती। तो भारत में चिश्ती सिलसिले के ये संस्थापक थे। मोइनुद्दीन चिश्ती कौन थे? भारत में चिश्ती सिलसिले के ये संस्थापक थे। मोहम्मद गौरी के साथ ये भारत आए। इनकी मजार अजमेर में है। तो मोइनुद्दीन चिश्ती कौन है? भारत में चिश्ती सिलसिले के संस्थापक मोहम्मद गौरी के साथ ये भारत आए और इनकी मजार कहाँ पे है? मोइनुद्दीन चिश्ती की। मोइनुद्दीन चिश्ती की मजार जो है वो अजमेर में है। नेक्स्ट है रामानंद। रामानंद कौन थे? तो रामानंद भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक संत थे। रामानंद कौन थे? भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक संत थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था पेरम्बदूर में। इसके बाद विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत का इन्होंने प्रतिपादन किया। विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत का रामानंद ने प्रतिपादन किया। ये आपका प्रीलिम्स का भी फैक्ट बन जाता है। नेक्स्ट है सूफी आंदोलन किसे कहते हैं? तो सूफी संप्रदाय के द्वारा जन सामान्य तक धर्म को सरल और सहज रूप में पहुंचाना ही सूफी आंदोलन का प्रमुख लक्ष्य था। नेक्स्ट है रैदास कौन है? रैदास बनारस के एक विचारक थे, मोची का काम करते थे और ये अवतारवाद के खिलाफ थे। ये भगवान के अवतार को नहीं मानते थे। ईश्वर में एकता की, ईश्वर की एकता के ये समर्थक थे। एक ही ईश्वर है ये इनका कहना था। नेक्स्ट है चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु को विष्णु का अवतार बोला जाता है। भक्ति काल के ये महान वैष्णव संत हैं। गौड़ीय संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की। तो चैतन्य महाप्रभु ने किसकी स्थापना की थी? गौड़ीय संप्रदाय की स्थापना की थी। नेक्स्ट है हुमायूंनामा। हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी और जो कि इनकी बहन थी और इनकी रचना जो है बादशाह अकबर के अनुरोध पे की गई थी। अकबर ने इनसे अनुरोध किया था तब इनकी स्थापना हुई थी, मतलब इसको रचना की थी। इस ग्रंथ में हुमायूं की असफलता का वर्णन किया गया है हुमायूंनामा में। नेक्स्ट है ताजमहल। मुमताज महल का ये मकबरा है। आगरा में यमुना नदी के तट पर ये स्थित है। इसके वास्तुकार हैं उस्ताद अहमद लाहौरी। कौन है? उस्ताद अहमद लाहौरी। नेक्स्ट है पानीपत का द्वितीय युद्ध नवंबर 1556 ईस्वी में हुआ था। ये अकबर और हेमू के बीच हुआ था। परिणाम इसमें हेमू की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है महोत्सव। महोत्सव क्या होता है? ये मुगल प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। शरीयत के प्रतिकूल कार्य करने वालों को रोकना इनका प्रमुख काम होता है। आम जनता को दुष्चरित्रता से रोकने का ये कार्य करते हैं। नेक्स्ट है दहसाला पद्धति। टोडरमल द्वारा शुरू की गई ये राजस्व व्यवस्था है। भू राजस्व का ये निर्धारण करते हैं। पिछले 10 वर्ष के उत्पादन और मूल्य के औसत के आधार पर यहाँ पर जो राजस्व का निर्धारण होता है। नेक्स्ट है विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस ब्रिटिश राजा जेम्स फर्स्ट का राजदूत था। शाही दरबार में ये 3 वर्ष तक रहा था। इसके बाद जहांगीर ने इसे 400 का मनसब प्रदान किया। जहांगीर ने इसे क्या किया था? 400 का मनसब प्रदान किया था। ये मनसब प्रदान करते थे वहाँ पे तारीफ में, तो ये जहांगीर ने उसे प्रदान किया था। नेक्स्ट है सरदेश मुखी।
तो मराठा छत्रपति द्वारा वसूला ये अतिरिक्त कर होता है। इसमें आय का 1/10 भाग वसूला जाता था। सरदेशमुख होने के नाते शिवाजी ने, सरदेशमुख मतलब होता है प्रधान मुखिया, उन्हीं के नाम पर ये इसका नाम पड़ा सरदेशमुखी। राजा राम कौन थे? तो जिंजी को मराठा साम्राज्य की राजधानी इन्होंने बनाया था। राजा राम ने मराठा राजा और छत्रपति रहे। आपने को इन्होंने साहू का प्रतिनिधि घोषित किया। राजा राम ने क्या किया? स्वयं को साहू का प्रतिनिधि घोषित किया। नेक्स्ट है पेशवा। तो पेशवा कौन थे? ये मराठा साम्राज्य का प्रधानमंत्री होता था। संपूर्ण राज्य में शासन की देखभाल करता था। राजा की अनुपस्थिति में उसका कार्य करता था। तो मराठा साम्राज्य का प्रधानमंत्री था, संपूर्ण राज्य में शासन की देखभाल करता था, राजा की अनुपस्थिति में उसका कार्य करता था। अमात्य कौन होता है? मराठा साम्राज्य के अष्टप्रधान का सदस्य अमात्य कहलाता है। ये वित्त और राजस्व मंत्री होता है। कार्य आय व्यय के लेखों की जानकारी रखना। अमात्य क्या करता है? जो आय व्यय के जो लेख होते हैं, आय कहाँ आया कहाँ गया, तो इसकी जानकारी जो है अमात्य रखता था। इसको मंत्री बोलते थे। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के 3 मार्कर। ये मेरे मेंस का पैकेज है। इस प्रकार की आपको 25 फाइल आपको मिलेंगी फ्रेंड्स। प्रीलिम्स की आपको 16 फाइल मिलेंगी। अगर आप मेंस का और प्रीलिम्स के नोट्स लेना चाहते हैं हैंड रिटन, तो आप ले सकते हैं। और ये आप जहाँ भी रहते होंगे भारत में, बाय कुरियर आपके पास कहीं भी भारत में ये पहुँच जाएंगे। बहुत ही असाधारण भाषा में, बहुत ही सिंपल भाषा में आपको लिखे गए हैं, ताकि आपको पढ़ने में बर्डन ना लगे और आप अच्छे से पढ़ पाएँ। तो इसलिए आप क्योंकि बुक्स में पढ़ने में बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा मटेरियल दिया होता है, तो पढ़ने में प्रॉब्लम आता है। तो आप यहाँ पे अपने आंसर क्वेश्चन फ्रेम के साथ ही साथ आपको ग्रुप भी दिए जाएंगे। उन ग्रुप में आपको बेहतरीन तैयारी करवाई जाएगी, अलग अलग आंसर्स दिए जाएंगे, आंसर्स का कलेक्शन दिया जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बताया था कि आप अनअकैडमी में ज्वाइन हो सकते हैं। अनअकैडमी की फ्री लाइव क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। आप क्लास लीजिए, आप वहाँ पे टेस्ट दीजिए। देखिए, आपको सबसे पहले क्या करना है, अगर आप अनअकैडमी में जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अनअकैडमी की ऐप इंस्टॉल करना है प्ले स्टोर से। 2 अनअकैडमी की ऐप होती हैं, एक अनअकैडमी एजुकेटर ऐप होती है और एक लर्निंग ऐप होती है। आपको लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना है। फिर आपको अपने फ़ोन से ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर से अपना गोल चूज़ करना है कि आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। फिर आपको थर्ड स्टेप ये है कि आपको अपना जो इनरोल करा लेना है लाइव क्लासेस के लिए, और वहाँ पे आप इसको अटेंड कर सकते हैं। इससे आपको क्या होगा कि आपको बेहतर टीचर्स से वहाँ पे लाइव पढ़ने को मिलेगा। ये एक आप यहाँ पे डेमो क्लास भी ले सकते हैं अपना एक कोर्स ज्वाइन करने से पहले, जिससे आपको पता चल जाएगा कि क्लासेस कैसी रहेंगी। तो आप वहाँ पे अपने, और जो भी आपको वहाँ पे कोई भी लाइव क्लास रहेगी, तो लाइव क्लास में आप कोई भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, और जो भी आप पढ़ रहे हैं उससे वहाँ पे नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आप फ्री लाइव टेस्ट भी ले सकते हैं, फ्री लाइव टेस्ट दे सकते हैं, ऑनलाइन लाइव टेस्ट देख सकते हैं। हर टेस्ट के बाद आपको एक स्कोर दिया जाएगा, तो आप वो देख सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा, आप एनालिसिस कर पाएंगे कि आपका टेस्ट आप किस प्रकार से दे रहे हैं। इस प्रकार से आपको डेमो क्लासेस का फीचर मिलेगा। इस प्रकार से आप वहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे अपना आंसर क्वेश्चन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा। इस तरह से आपके क्वेश्चन रहेंगे टेस्ट के, तो आप ABCD में यहाँ पे इस प्रकार से टीचर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे और यहाँ पे आप आंसर दे सकते हैं। तो इस प्रकार से रहेगा, यहाँ से आप अपनी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इस प्रकार से ये पूरे फीचर्स रहते हैं। यहाँ पे आप अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, अपना एनालिसिस कर सकते हैं, आपका टेस्ट कैसा रहा है। आप MPPSC का मॉक टेस्ट दे सकते हैं, MP पुलिस का दे सकते हैं, जेल प्रहरी का दे सकते हैं। तो ये आप मॉक टेस्ट यहाँ पे दे सकते हैं। ये रहता है फ्री लाइव जो वर्सेस प्लस क्लास में क्या होता है कि फ्री क्लास में लिमिटेड सिलेबस होता है और यहाँ पे पूरा कंप्लीट होता है। ये ओकेजनल प्रैक्टिस सेट होते हैं और ये अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेट होते हैं। ये ओकेजनल PDF नोट्स होता है और यहाँ पे अनलिमिटेड PDF नोट्स होता है। यहाँ पे आपको लिमिटेड डाउट सॉल्यूशन दिया जाएगा, जबकि यहाँ पे आपको जो भी आप पूछेंगे, कोई भी आपका डाउट होगा, वो ऑल डाउट आपको सॉल्व सहित दिया जाएगा, मतलब सॉल्व करके दिया जाएगा। इसके अलावा इसके अलावा क्या कर रहा है अनअकैडमी, एक प्लस सब्सक्रिप्शन वालों के लिए एक फीचर
बनाया। इसमें क्या हो रहा है, अनअकैडमी MPPSC एवं व्यापम वर्चस्व मतलब अर्धवार्षिक समसामयिकी पत्रिका जो है लॉन्च कर रहा है, जो अक्टूबर 2020 के भाग 1 में आएगी। तो आप इसको भी आपको ये उन्हीं लोगों को मिलेगी जिन्होंने प्लस कोर्स ज्वाइन किया है। और यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज़, इसमें कम से कम हज़ारों प्रश्नों का बैंक रहेगा। तो ये हज़ारों प्रश्नों का बैंक से भी आप तैयारी कर सकते हैं, और ये करंट अफेयर से भी आपको एक पत्रिका मिल जाएगी, तो उससे भी आप तैयारी कर सकते हैं। ये आपके सभी कोर्सेज़ हैं, ये MPSI बैच, MPSI कोर्सेज़ बैच, तो ये सभी आपका MP प्रीलिम्स की सीरीज़, मेंस आंसर राइटिंग सीरीज़, तो ये सभी सीरीज़ आपको मिल जाएंगी। जिसके ये बैच स्टार्ट की यहाँ पे डेट दी हुई है कि कब से कब तक आपका ये, कि 2 अक्टूबर से ये 30 अक्टूबर तक का ये शेड्यूल है। आप यहाँ से देख सकते हैं, इसका आगे का शेड्यूल जैसे ही आएगा तो मैं वो आपको बता दूँगी। इसके अलावा ये बैच कोर्सेज़ है नवंबर के, तो ये नवंबर के हैं। नवंबर में MPSI बैच कोर्स किस डेट में कौन कौन से कोर्स होंगे, कौन कौन सी क्लासेस रहेंगी, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। मेंस की कौन सी रहेंगी, पुलिस कांस्टेबल की, प्रीलिम्स की, तो इस प्रकार से यहाँ पे क्लासेस रहेंगी। तो आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। अगर आप मेरा कोड यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मेरा कोड है akanksha.gk। तो आप मेरा ये रेफरल कोड अगर यूज़ करेंगे तो आपको अनअकैडमी में 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक अनअकैडमी का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे ऐप डाउनलोड करना है, वहाँ से आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा। साथ में आपको करंट अफेयर्स की एक पत्रिका जो मंथली रहती है, वो भी आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।